विभागाध्यक्ष साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला मोड़ प्रतापगढ़। अभी हमने आपको इसके पहले वीडियो में संत थॉमस एक्विनास के बारे में बताया था। संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार या राजनीतिक विचार। अभी हम आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में आपको हम बताएंगे। जैसा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप जानते हैं कि वेस्टर्न अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु और प्लेटो प्लस पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सबसे आगे हैं। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक मैकियावेली संत थॉमस एक्विनास के बाद का लगभग आधुनिक युग का सूत्रपात ही मैकियावेली से ही होता है। मैकियावेली को यथार्थवादी राजनीतिक विचारक या अपने युग का शिशु, यहाँ तक कि आधुनिक युग का जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में निकोलो मैकियावेली का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें अपने युग का शिशु और राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में आधुनिक युग का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। राजनीतिक चिंतन सैद्धांतिक कम, व्यवहारिक अधिक है। उनका राजनीतिक चिंतन जो है सैद्धांतिक कम है, व्यवहारिक या यथार्थवाद पर आधारित है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आधुनिक युग के इस उद्घाटक मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इन्होंने अरस्तु या प्लेटो की नकल नहीं की, किसी भी विचारक का इन्होंने नकल नहीं किया, बल्कि इन्होंने यथार्थ का चित्रण किया जो इन्होंने इटली में देखा था। चूँकि इनका जन्म इटली के एक सामान्य घराने में ही हुआ था, इन्होंने जो इटली में देखा था उसके यथार्थ का चित्रण मैकियावेली ने किया। निकोलो मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने युग से ही सब कुछ सीखा है, किसी भी विचारकों के विचारों को चोरी नहीं किया है। संत जो मैकियावेली हैं, निकोलो मैकियावेली ने किसी भी विचारक के विचारों को चोरी नहीं की, बल्कि अपने विचारों का प्रतिपादन किया। इन्होंने इन मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार हैं, जैसे कि मैकियावेली प्लेटो अरस्तु की तरह कोई राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नहीं थे। हम आपको अभी बताया कि इनके विचार जो हैं किसी के विचारों की चोरी नहीं है। इन्होंने जो वास्तविकता थी, जो यथार्थवादिता थी, इन्होंने इटली में जो देखा था, जो इनके ऊपर बीती या समाज में जो व्याप्त था, उसके उद्घाटक हैं मैकियावेली। मैकियावेली इसके विपरीत वह एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक था तथा अपने अनुभवजन्य सिद्धांतों की पुष्टि हेतु ही सिद्धांतों का आश्रय लेता था। सिद्धांत उसके लिए लाठी की तरह से थे, जिसके सहारे उसका व्यवहारिक अध्ययन आगे बढ़ता गया। उसके द्वारा सिद्धांतों के निरूपण किए जाने का यही उद्देश्य है। तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु, पुनर्जागरण काल का निर्माता या आधुनिक युग का सूत्रपातकर्ता या उस युग का जनक निकोलो मैकियावेली को कहा जाता है। अब आता है मैकियावेली और मानव स्वभाव। मैकियावेली और मानव स्वभाव। मानव स्वभाव आप जानते हैं कि मानव स्वभाव ईर्ष्यालु प्रारंभ से ही रहा है, जिसको मैकियावेली ने भी माना है। मैकियावेली ने भी माना है कि मानव स्वभाव
पहले से ही ईर्ष्यालु झगड़ालु था, उस पर किसी भी प्रकार जो है अराजकता का बोलबाला था। जैसा कि हाब्स ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही झगड़ालू और स्वार्थी होता है, उसी तरह मैकियावेली ने भी मनुष्य को स्वार्थी और झगड़ालू कहा है। तो मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए मैकियावेली ने क्या कहा कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और झगड़ालू होता है। कुछ लोग झूठे होते हैं, कायर होते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। इस तरह से मानव स्वभाव का चित्रण मैकियावेली ने किया। मैकियावेली की शासन संबंधी अवधारणा। अब आती है मैकियावेली की शासन संबंधी अवधारणा। शासन संबंधी अवधारणा, जब आपने मानव स्वभाव को देखा, झगड़ालू और अराजक स्थिति है राज्य में, तो शासक कैसा हो सकता है? अगर समाज में इतनी विडंबना है कि वहाँ अराजकता का बोलबाला है, अराजकता का ही साम्राज्य है, तो उसका शासक कैसा होगा? तो मैकियावेली ने निरंकुश राजा, निरंकुश शासक का वर्णन किया है कि शासक भी निरंकुश होगा, उसे नैतिक या अनैतिक किसी भी तरह से उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैकियावेली ने शासन संबंधी अवधारणा में शासक, निरंकुश शासक की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मैकियावेली के बारे में कहा गया है कि मैकियावेली ने कहा है कि राजा, शासक के बारे में उन्होंने कहा है कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। वो शेर जैसे तेज भी हो और लोमड़ी जैसे चालाक भी हो। तो मैकियावेली ने कहा कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण पाए जाने चाहिए। तो ये था मैकियावेली की शासन संबंधी अवधारणा। चूँकि मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र। अब उसके बाद हम आते हैं मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। मैकियावेली ने धर्म को नैतिकता से अलग कर दिया। मैकियावेली ने धर्म को नैतिकता से अलग कर दिया, जो कि किसी भी विचारक ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि प्लेटो ने तो नीति शास्त्र या अरस्तु ने भी कहीं ना कहीं धर्म का वर्णन किया, लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। उसने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया, जिसके कारण भी वो महान विचारकों की श्रेणी में आता है। उसने कहा था मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन उसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख विशेषता, जिसके लिए वो जग प्रसिद्ध है, राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त करना है। प्राचीन और मध्यकाल के लगभग सभी प्रमुख विचारकों की विचारधारा नैतिकता और धर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैकियावेली एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया। और मैकियावेली के इस विचार का समर्थक जितने भी मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक थे, चाहे संत थॉमस एक्विनास हो, चाहे संत ऑगस्टाइन हो, आदि ने भी इनके विचारों का समर्थन किया है। मैकियावेली के राज्य संबंधी कार्य। धर्म और नैतिकता के बाद आता है मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। मैकियावेली ने इस संबंध में अरस्तु का अनुकरण किया। मैकियावेली ने इस संबंध में अरस्तु का जो संविधान का वर्गीकरण है उसका अनुकरण किया है। इन्होंने भी 6 प्रकार के शासन तंत्रों का वर्णन किया है। मैकियावेली शासन या संविधान वर्गीकरण की दृष्टि से यह अनुसरण करता है कि शासन के 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप।
अरस्तु 6 वर्गीकरण पूर्ण रूप से 6 वर्गीकरण करता है, लेकिन मैकियावेली उसकी नकल जरूर करता है, लेकिन उसके 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप बताता है। तो 3 शुद्ध रूप हैं, पहला है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र। ये 3 शुद्ध रूप हैं। उसके बाद वो अशुद्ध या विकृत रूप में 3 रूपों को बताता है। पहला है अधिनायक तंत्र, दूसरा धनिक तंत्र, तीसरा भ्रष्ट तंत्र या जनतंत्र। तो मैकियावेली के राज्य शासन या संविधान वर्गीकरण संबंधी कार्य, हमने अभी आपको बताया कि मैकियावेली ने इस संबंध में अरस्तु का अनुकरण किया है। अरस्तु ने 6 प्रकार के संविधान का वर्गीकरण किया है। इन्होंने भी 6 प्रकार के संविधान का वर्गीकरण किया, लेकिन 3 पूर्ण और 3 अपूर्ण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसके बाद है शासक के कार्य। एक राजा का क्या कार्य होता है? राज्य में राजा का क्या कार्य होता है? राजा ही राज्य का प्रमुख सर्वेसर्वा होता है। सारे राज्य का शासन संचालन राज्य के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन हमने आपको अभी पहले बताया कि मैकियावेली ने निरंकुश शासक को माना। तो शासक के क्या कार्य क्या हैं? मैकियावेली के अनुसार चाहे किसी भी कार्य को अगर पूरा करना है तो वो चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक, दोनों रूप से वो कार्य कर सकता है। तो शासक के कार्य में सबसे पहला है अधिकाधिक शक्ति अर्जित करे। सबसे पहले शासक का यह कार्य होता है कि वो स्वयं के लिए तैयार हो कि हम राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम हैं या नहीं है, तब उसे शासक का पद ग्रहण करना चाहिए या शासक के पद पर होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि प्लेटो ने कहा था कि विवेक शौर्य क्षुधा। प्लेटो ने कहा था विवेक शौर्य क्षुधा, जिसमें विवेक हो वही शासक बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैकियावेली शासक के कार्य में अधिकाधिक शक्ति अर्जित करे। उन्होंने कहा कि हम नैतिक या अनैतिक ढंग से किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। निरंकुश शासक का उन्होंने समर्थन किया। तो सबसे पहले शासक को क्या करना चाहिए? अधिकाधिक शक्ति अर्जित करे, तभी वो राज्य को या शासन को चला सकता है। नंबर 2, सफल कूटनीतिक बने। सफल कूटनीति, आज शायद कूटनीति डिप्लोमेसी बहुत कम ही उपयोग की जा रही है, लेकिन प्राचीन काल में जब राजतंत्र थे तो डिप्लोमेसी या कूटनीति का प्रयोग किया जाता था। बिना कूटनीति के कोई भी राजा जो है युद्ध जीत नहीं पाता था। कूटनीति का तात्पर्य है कि जैसे हमने आपको अभी कौटिल्य का खाटगुड नीति पढ़ाया था, जिसमें संधि विग्रह यान आसन संश्रय और दैधी भाव। तो उसमें दैधी भाव क्या था? यही कूटनीति है। सफल कूटनीति यही है जब हम सेना को 2 टुकड़ों में बांट दें, एक तरफ शत्रु के आक्रमण में सेना को हम लगा देते हैं और दूसरी तरफ एक सेना जिसको कि शत्रु को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। इस तरह से हम डिप्लोमेसी या कूटनीति को अपनाते हैं, तभी राष्ट्र को या शासन को सफल बना सकते हैं, ऐसा मैकियावेली ने कहा। नंबर 3 है राजा को अवसर अनुकूल, कठोर और कृपालु होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि राज्य में सभी लोग बुरे हों। जैसा कि मैकियावेली ने कहा, मानव स्वभाव दुष्ट प्रकृति का होता है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। अगर सभी लोग ऐसे हों तो राज्य को चलाना ही संभव नहीं है। राज्य में ईमानदार लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, चापलूस भी होते हैं, चोर भी हैं, डकैत भी, हर तरह के इंसान राज्य में होते हैं। तो राजा को अवसर अनुकूल, कठोर और कृपालु होना चाहिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, निरंकुश शासक का समर्थन किया।
तो राजा निरंकुश है, लेकिन राजा को अवसर अनुकूल निरंकुश होना चाहिए। अगर वो जिस तरह का दंड देने का भागी है उसी तरह का उसे दंड देना चाहिए। अगर उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे कम हो वो देना चाहिए दंड, तो उस तरह ऐसा नहीं कि राजा निरंकुश हो गया है तो सारी प्रजा को ही ऐसा कर दे। तो मैकियावेली ने कहा कि अवसर के अनुरूप उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगला है जनप्रिय कार्य करे। कोई भी शासक बनता है तो लोक कल्याणकारी, राज्य को वेलफेयर या लोक कल्याणकारी या अच्छे कार्यों के लिए ही शासक बनाया जाता है। चाहे वो वर्तमान समय का प्रधानमंत्री आप ले लीजिए या पाश्चात्य विचारक या आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, कहीं भी जहाँ भी राजतंत्र या लोकतंत्र जो भी है उसका जो भी शासक है उसका कार्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की सुरक्षा करे, अपने प्रजा का पालन करे। हमारी प्रजा दुखी है, सुखी है, हमारे राष्ट्र में क्या कमी है वो उसको देखे, उस तरह से उसे जनप्रिय कार्य करना चाहिए, उसे लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। अगला है योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। मानव स्वभाव ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालु होता है, सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, सब अवगत हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो मैकियावेली ने कहा कि शासक को कोई उत्तरदायी पूर्ण जब कार्य होता है, कोई कार्य ऐसा महत्वपूर्ण होता है कि जिस पर चापलूसों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, नहीं तो शासन संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता। तो मैकियावेली ने कहा कि योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। मैकियावेली ने क्या कहा, योग्य, जो योग्य हो और निष्ठावान ईमानदार हो उन्हीं व्यक्तियों को उत्तरदायित्व या उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। अगला है राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। छठा है राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। हमने अभी आपको कल बताया था अरस्तु ने वो जो है, हमने आपको मनु को भी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मनु और कौटिल्य को भी जानते हैं, जिन्होंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने राज्य को सावयव कहा, जिसमें उन्होंने राज्य को 7 तत्वों में विभाजित किया है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो ये शायद ही मैकियावेली ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जबकि आधुनिक युग का सूत्रपात्र नहीं हुआ था, इनके बाद ही आधुनिक युग का सूत्रपात्र हुआ। राजकोष में वृद्धि, राजा ऐसा होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि मनु और कौटिल्य ने कोष की व्यवस्था की थी कि जो उत्पादन करता है, जो व्यापारी हैं, वो 5वां भाग या 10वां भाग कोष में जमा करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये तो नहीं कहा व्यापारी या उत्पादन, लेकिन राजा ऐसा होना चाहिए जो राजकोष में मतलब वृद्धि कर सके और उस राजकोष से ही राज्य की प्रजा या राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उसको खर्च करे। अगला है चापलूसों को दूर रखना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मुंह पे आकर के आपके बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन शासक को दूरदृष्टा होना चाहिए। शासक ऐसा होना चाहिए जो समझ सके कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो शासक को चौकन्ना रहना चाहिए और हर चीज़ बिना पता लगाए उसको कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो चापलूस हैं, चापलूसी कर रहे हैं, वो उनको पता हो जाना चाहिए कि ये कैसा व्यक्ति है, ये अच्छा है या बुरा है, इसको हम किसी पद पर आसीन कर सकते हैं या नहीं। शासक सबसे बड़ी, हमने अभी आपको बताया कि मैकियावेली ने कहा था कि शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, तभी वो शासन
कर सकता है। अगला है वाणिज्य और व्यवसाय को प्रोत्साहन दे। वाणिज्य और व्यवसाय को प्रोत्साहन दे। शासक ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रजा गरीब है या कहीं भी अमीरी गरीबी असमानता समानता हर समय व्याप्त रही हो, चाहे वो प्राचीन काल हो या आज का काल हो। वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उद्योग या कौशल विकास या किसी भी तरह की योजनाएं चला करके हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो मैकियावेली ने वो पहले ही कह दिया, मैकियावेली ने वो पहले ही कह दिया कि वाणिज्य और व्यवसाय को प्रोत्साहन दे, तभी हम अपने शासन को या अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारा वाणिज्य और व्यवसाय दोनों ही आगे बढ़ेगा। अगला है वैदेशिक मामलों की दृष्टि से शक्ति संतुलन बनाए रखें। फॉरेन पॉलिसी आप सबको पता होगा, विदेश नीति। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति किस तरह की होनी चाहिए? आप जानते हैं कि जो राष्ट्र है और राष्ट्र से लगा हुआ जो राष्ट्र होता है, ज़्यादातर उन राष्ट्रों में शत्रुता होती है। जैसे अपने ही भारत में ले लीजिए, पाकिस्तान और भारत की विदेश नीति क्या है, चीन और भारत की विदेश नीति क्या है। तो राजा ऐसा होना चाहिए कि उसे हर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस राष्ट्र से मित्रता करनी है, किस राष्ट्र से मित्रता नहीं करनी है, इसका ध्यान रख करके ही अपने राष्ट्र का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगला है सुप्रशिक्षित और अनुशासित सेना का गठन करना चाहिए। सबसे ताकतवर राष्ट्र के लिए क्या होता है? शासक के लिए क्या होता है? सेना। अगर सेना नहीं है तो कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता, जिसका विवरण मैकियावेली ने पहले ही दे दिया था कि सेना को सुप्रशिक्षित अनुशासित सेना का गठन करना चाहिए। मैकियावेली आधुनिक युग का जनक। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए वो किसी से लिए नहीं हैं, ना तो किसी भी विचारक की चोरी नहीं है। उन्होंने वर्तमान में जो देखा था उसी पर उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया था। सबसे पहला है धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतक का उद्घाटक। उन्होंने, हमने आपको बताया कि राजनीति और धर्म को, राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग किया था। अगला है राजनीति चिंतन के पुनः वैज्ञानिक रूप का प्रस्तावक। मैकियावेली राजनीति चिंतन के पुनः वैज्ञानिक रूप का प्रस्तावक भी था। नंबर 3, राजनीति को नैतिकता के बंधन से मुक्त किया। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि राजनीति को नैतिकता और धर्म के बंधन से मुक्त करने वाला विचारक मैकियावेली है। अगला है संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक। सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक भी मैकियावेली है। अगला है राष्ट्रीयता का अग्रदूत। मैकियावेली को राष्ट्रीयता का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला है जनतंत्रवादी गणतंत्र का समर्थक। मैकियावेली ने राजतंत्र का भी समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने गणतंत्र या जनतंत्र और गणतंत्रवादी का भी समर्थन किया है। अगला है शक्तिवादी राजनीति का प्रथम प्रतिपादक। मैकियावेली शक्तिवादी राजनीति का प्रथम प्रतिपादक था। तो हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि मैकियावेली अपने युग का शिशु, पुनर्जागरण काल का शिशु और आधुनिक काल का जनक या प्रस्थापक। और मैकियावेली के जो भी विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यावहारिक हैं, यथार्थवाद पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने किसी से भी अपने विचारों को ग्रहण नहीं किया है।
और मध्य युग के जितने भी विचारक हैं मैकियावेली के विचारों से सहमत हैं। और बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाने का मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।